हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है थर्ड बहुपद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियाँ धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो। तो इस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अंदर हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है बीजीय व्यंजक और एक आ रहा है चर राशियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर राशियाँ होती क्या है। चर राशियाँ वे राशियाँ जिनके मान परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर x, y, z, s, t, u या v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके कोई भी जो दे रखी होगी वो सारी की सारी क्या होगी, चर राशियाँ। चर राशियों की वैल्यू या इनके जो भी मान होंगे वो फिक्स नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू या इनके मान होंगे वो बदलते रहते हैं। एक इसके अंदर एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिनको आप या तो 2, -3, 4/7, √2, पाई, 11/24, ये सारे के सारे क्या हैं, अचर राशियाँ है। इन अचर राशियों की वैल्यू, जिनके जो मान होंगे वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। एक जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक वृत्त लिया, ठीक है। वृत्त की परिधि आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है, क्या होती है 2πr, और ये क्या होता है, वृत्त का परिमाप। या जिसको बोलते हैं पेरीमीटर, यानी ये क्या होगा, वृत्त का परिमाप। इसके अंदर जो 2π है वो एक क्या रहेगी, अचर राशि रहेगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स। पाई का मान आप जानते हो 22/7, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, तो ये 2π होगी, वो क्या एक अचर राशि है। लेकिन यहाँ पर r है, वो r कैसी राशि है, चर राशि होगी। क्यों? क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कोई फिक्स नहीं है। आप त्रिज्या अगर 1 लोगे तो 1 सेंटीमीटर लेते तो 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनेगा, अगर त्रिज्या आप 2 लेते हो तो वो 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनेगा। इस प्रकार से अगर किसी वृत्त का परिमाप निकालना हो तो उसके अंदर जो r रहेगा वो क्या रहेगा, चर है। तो इस r को अपन क्या बोलेंगे, चर, और इस चर राशि की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अलग अलग आप त्रिज्या लोगे तो उसके लिए उसका परिमाप भी वृत्त का अलग अलग मिलेगा, यानी अलग अलग त्रिज्या लेने पर उस वृत्त का जो परिमाप है वो भी क्या मिलेगा, अपने को अलग अलग मिलेगा। लेकिन ये 2π क्या है, अचर है। तो सबसे पहले इसके अंदर चर राशि और अचर राशि के बारे में आपको पता है, होना चाहिए कि चर राशियाँ क्या होती है। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, या जिनके मान फिक्स नहीं होते हैं। जैसे इसको अंग्रेजी वर्णमाला के x, y, z, s, t, u, v से अपन प्रदर्शित करते हैं। और अचर राशियाँ जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये तो चर और अचर राशि की बात होगी। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक इन्हीं ही चर राशियों और अचर राशियों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी चर राशियों और अचर राशियों के गुणा, जोड़, भाग और घटाव के संयुक्त रूप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 2x² -x + 3, ये क्या है, बीजीय व्यंजक, यानी कि इसके अंदर जो x है वो x यहाँ पर क्या है, एक चर राशि जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होगी, यानी आप x का कोई भी मान यहाँ पर ले सकते हो, 1, 2, 3, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 कैसी राशियाँ हैं, अचर राशियाँ जिनकी वैल्यू फिक्स है, यानी 2 है तो 2 ही रहेगा यहाँ पर, और 3 है तो 3, ये बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर x ऐसी राशियाँ है, चर राशियाँ है। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, बीजीय व्यंजक जिनके संयुक्त फलन है, ठीक है ना। तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, √2y² -7y, ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, जो चर और अचर राशियों के संयुक्त रूप से मिलकर बना हुआ है। तो जहाँ पर जो चर होगा, चर राशि यहाँ पर कौन सी है, y, और अचर राशि कौन सी है, √2 और 7। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, x³ + 1/x, x⁴, 7x² + √x, ये सारे के सारे क्या है, बीजीय व्यंजक हैं जिसमें चर और अचर राशियों से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या है यहाँ पर, कि ऐसे बीजीय व्यंजक, यानी इन्हीं में से जो चर और अचर राशियों के संयुक्त रूप से मिलकर बने हुए हैं, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियाँ, यानी कि चर राशियाँ जो कौन सी होगी, जो x, y, z के रूप में आपको दिखेगी, वो चर राशियाँ क्या होनी चाहिए, धनात्मक या शून्य घात के
रूप में हो। धनात्मक को हम क्या कह सकते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 से लगाकर अनंत तक, और उसमें एक शून्य घात यानी 0 भी, इसको अपन कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी जो चर राशियां उनकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या है, या इसको हम कह सकते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। ऋणोत्तर का मतलब जिसमें माइनस वाली संख्या को छोड़ करके, ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब माइनस वाली संख्या को छोड़ के। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 के इधर प्लस वाली और माइनस वाली, यानी कि प्लस वाली और माइनस वाली वो सारी की सारी संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या, और इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। और ऋणोत्तर का मतलब माइनस वाली संख्या को छोड़ करके 0 से लगाकर अनंत तक, या अपन इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या है, जो 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो ये इनकी जो चर राशियाँ, इनकी जो घात है वो उनकी घात किस में से होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जो बीजीय व्यंजक होंगे, उन बीजीय व्यंजक के अंदर जिन जो चर होंगे या जो चर राशियां हैं उनकी जो पावर होगी, उनकी जो घात होगी वो कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है, इसमें चर राशि कौन सी है, x है, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। तो क्या ये जो चर राशि की घात वो एक पूर्ण संख्या है, यानी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, यानी इसको हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे ये लिया है तो यहाँ पर चर राशि कौन सी है, y, यहाँ पर y की घात कितनी है, 2, यहाँ पर y की घात कितनी है, 1, जो एक पूर्ण संख्या के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी क्या है, एक बहुपद है। इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ x की पावर 3 है, इधर दे रखा अपने को 1/x, यानी कि अंश बटा हर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 3, ये अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। लेकिन यहाँ पर जो चर राशि है इसमें एक तो पावर आ रही है 3 और एक क्या आ रही है -1, तो -1 जो ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या या अपन कह सकते हैं पूर्ण संख्या के अंदर नहीं होती है, तो ये एक का बहुपद नहीं होगा। ये वाला देखते हैं अपन, इसमें दिया हुआ x की पावर 4 + 7x² + √x, तो √x को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो x की पावर है 4, यहाँ जो x की पावर दे रखी है 2, और यहाँ जो x की पावर है वो 1/2, क्योंकि रूट को अपन बोलते हैं 1/2। ये फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न संख्या है और ये एक पूर्ण संख्या या ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या नहीं होती है, इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं होगा। तो इससे हमें ये देखते हैं कि जो बीजीय व्यंजक होंगे, जो चर और अचर राशियों से संयुक्त रूप से मिलकर बने हुए होंगे, उन बीजीय व्यंजकों में से वही बहुपद कहलाएंगे जिनके अंदर जो चर राशियां हैं उनकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी जो चर राशियों की जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वही बहुपद कहलाएंगे। जितने भी बहुपद होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। लेकिन सारे बीजीय व्यंजक अपन नहीं कह सकते कि बहुपद हो, बहुपद के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, जिनमें जो चर राशियां होगी उनकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार, जो 2 टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पदों के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। तो पदों के आधार पर जैसे मैं ले रहा हूं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, वे बहुपद जिसके अंदर केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे 2x 7y, ठीक है ना, 9, ये सारे के सारे क्या है, एक पदी बहुपद है। ये इसमें जो हो गए x और y, ये क्या है, एक चर है और इन चर की घात क्या है, 1 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक पद। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ना कोई भी चर आपको नहीं दिख रहा है, तो कोई भी चर नहीं है, तो मैं ले सकता हूँ x की पावर 0, तो ये एक शून्य घात का क्या है, एक चर है, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 9। तो ये सारे के सारे जो बहुपद हैं वो कैसे हैं, एक पदी बहुपद, जिसमें क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक पद होना चाहिए। दूसरा द्विपदी, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, परिभाषा से पता चलता है, द्विपदी जिसके अंदर 2 पद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं 3x + 7, 9x की पावर 3 + 4x, तो इसके अंदर क्या दे रखे, 2 पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद और दूसरा पद, और इसके अंदर जो भी चर है उनकी जो पावर है वो कैसी है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना।
तो ये क्या है, एक बहुपद है, और वो भी कैसे बहुपद है, द्विपद, जिसके अंदर दो पद दे रखे हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये भी कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, 7y² प्लस 8, एक पद और ये दूसरा पद, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। थर्ड लेते हैं अपन त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसके अंदर तीन पद हो। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 7, या ले रहे हैं y⁴ प्लस 7y³ प्लस 11। तो इसके अंदर कुल कितने पद है, तीन पद, 1 2 और 3, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सारे प्लस में हो या ये माइनस में लो, ठीक है ना, ये प्लस माइनस में कैसे भी हो सकते, लेकिन पूरे तीन पद होने चाहिए, एक पद फिर कोई सिंबल होगा, फिर दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है ना। तो इस तरह से तीन पद हो गए, जिसको अपन क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार अगर चार पद हो गए तो उसको हम बोलेंगे चतुर्थपदी बहुपद, 5 पद हो गए तो उसको हम बोलेंगे पंचपदी बहुपद। तो इसी तरह से ये पदों के आधार पर बहुपदों का क्या है, वर्गीकरण। एक पदी जिसके अंदर एक पद होगा, द्विपदी जिसके अंदर दो पद हो गए, और त्रिपदी बहुपद जिसके अंदर तीन पद हो गए। अब हम देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर जिसमें सबसे ले रहे हैं एक घाती, या अपन बोल सकते हैं रेखिक बहुपद, ठीक है ना, एक घाती, या अपन कह सकते हैं रेखिक बहुपद। यानी कि रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद किसे कहेंगे, इसके अंदर जो भी चर दिया हुआ होगा, अपन चर पढ़ चुके हैं, x y z के सिंबल के रूप में, इसको चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी चर होगा, उन चर के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, एक, उसको हम क्या कहेंगे, एक घाती या रेखिक बहुपद। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम ax प्लस b 7y प्लस 3 9x, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, एक घाती रेखिक बहुपद। यानी इसके अंदर जो भी वेरिएबल, जो भी चर है, यहाँ पर चर कौन सा है, x है, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद। लेकिन यहाँ जो a और b है, ये क्या है, अचर राशि है, ये चर राशि नहीं है। यहाँ इसके अंदर कौन सा चर है, y, इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है, तो ये भी कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद। 9x, इसके ऊपर भी एक ही पावर है x के ऊपर, तो ये भी कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद। यानी ऐसे बहुपद जिसके अंदर जो भी चर राशियां हो, उनकी जो हाईएस्ट पावर हो या अधिकतम घात हो, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। सेकंड हम लेते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, नाम से पता चल रहा है द्विघाती, ऐसे बहुपद जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, दो घात होनी चाहिए। जो भी आपको चर राशि दे रखी होगी, उन चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। इसमें पद से मतलब नहीं है, इसमें दो पद हो, एक पद हो, वो मतलब नहीं। एक पद हो तो उसको एक पदी कहेंगे, दो पदों को तो उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर घात के बेस पर अगर आपको पूछे, तो अगर उसकी घात 1 है तो वो कहलाएंगे रेखिक, और अगर घात 2 है तो क्या कहलाएंगे, द्विघाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं ax² bx प्लस c, ये कैसा बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है, जो चर राशि x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, और a b c यहाँ पर कैसी राशियां हैं, अचर राशि है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 11x² प्लस 7, ये भी कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर भी जो वेरिएबल है x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। कोई भी ले सकते हो आप, जैसे y² माइनस 3y प्लस 9, ये भी कैसा है, y चर वाला, हाईएस्ट पावर 2, तो द्विघाती बहुपद। तीसरा लेते हैं अपन त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे, जिसके अंदर अधिकतम जो चर होगी उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। फॉर एग्जाम्पल ax³ bx² cx प्लस डी, x एक चर वाला बहुपद है जिसमें अधिकतम घात कितनी है, जो भी चर है ना उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो वो क्या कहलाएगा, एक त्रिघाती बहुपद। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे z³ माइनस 2z² प्लस 1, इसके अंदर वो जो चर राशि कौन सी है, z, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये भी कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से अपन पदों के आधार पर एक पदी जिसके अंदर एक पद होना चाहिए, उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे, द्विपदी जिसके अंदर 2 पद होने चाहिए, उसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे,
त्रिपदी जिसके अंदर 3 पद होना चाहिए। और अगर घात के बेस पे पूछे तो रेखिक या एक घाती, तो जो भी चर राशि होगी उसकी हाईएस्ट वो पावर होगी या अधिकतम घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1। उसको हम क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जो भी चर होगा उसके अंदर अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और त्रिघाती के अंदर क्या होनी चाहिए, अधिकतम घात 3। हाँ, कुछ स्पेशल बहुपद देखते हैं, जैसे एक ले रहा हूं मैं अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन से हो गए, अचर यानी जो अचर राशियां होगी उनको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। जैसे 2, 5, 3, ये क्या कहलाएंगे, एक अचर बहुपद। अब अचर बहुपद कैसे हुए, क्योंकि सर इसके आप बोलोगे सर इसके साथ तो कोई भी चर राशि है नहीं, तो अपन इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 3x⁻0, यानी कि किसी भी चर राशि हो या कोई भी नंबर हो उसकी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। या इसको हम ले सकते हैं 5y⁻0 या 2z⁻0। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद। अब इनके साथ चर राशि आ गई, x, y, z क्या है, चर राशि है। यहाँ पर आपको बोल रहे थे कि चर राशि दे नहीं रखी, लेकिन इधर क्या आ गई, x, y, z एक चर राशि आ गई, और इनकी जो अधिकतम घात है वो क्या है, 0। तो इनका मान क्या होता है, 1, और 1 इस मल्टीप्लाई करेगा नंबर से तो वापस वो के वही नंबर आएगा। तो ये एक स्पेशल है जो क्या कहलाएगा, एक अचर बहुपद। एंड एक और देखते हैं जिसका नाम है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहेंगे, अगर कोई भी बहुपद दे रखे होंगे उसके सारे टर्म क्या हो, 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 0x², 0x, यानी कि इसके अंदर जो x² वाला, x वाला जो भी पद हो वो सारे के सारे क्या हो, 0। तो वो क्या कहलाएगा, एक शून्य बहुपद। ठीक है ना। तो इस 0 को स्पेशल नाम दिया है, वो क्या दिया है, शून्य बहुपद। अगर आपको पूछे कि अचर बहुपद की घात क्या होगी, तो अचर बहुपद की घात क्या है, 0। एक बार ध्यान से देखना आप कि जो भी चर राशि होगी उनकी घात 0 होगी, उसको हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। यानी कि अचर बहुपद की घात आपको पूछे तो क्या होती है, 0। लेकिन अगर आपको पूछे कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी, तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। कैसे, ये एक शून्य बहुपद है, अगर मैं इसके साथ लिखूं x² तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर मैं इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिखूं, कोई भी चर राशि लिखूं x⁻3 मल्टीप्लाई करेगा तो भी क्या आएगा, 0। और x 0 के साथ x⁻1, 2 किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ, सबकी रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अब तक हमने जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं बहुपद के बारे में, यह आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, और ये एक बार मैंने फिर से रिवाइज करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि बहुपद वाकई में होता क्या है। अब हम क्लास 10th के अंदर देखेंगे। तो क्लास 10th के अंदर आपको दिया हुआ है बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक, ठीक है ना। और वो भी स्पेशल है आपको द्विघात बहुपद के शून्यंक। जैसे मैं एक बहुपद ले रहा हूँ p(x), बहुपद को अपन इससे प्रदर्शित करेंगे। P4 होता है पॉलिनोमियल, यानी जिसको हम बोलते हैं बहुपद, और कोष्टक में जो भी चर के अंदर दिए रखा होगा उस चर को यहाँ लिखेंगे, यानी वो x चर के अंदर आपको बहुपद दिया होगा। जैसे एक बहुपद ले रहा हूँ p(x), x+1, यानी बहुपद के शून्यंक क्या हो गए कि जो भी आपको बहुपद दे रखा होगा उस बहुपद के अंदर जो चर दिया हुआ होगा उस चर की ऐसी कौन सी वैल्यू या ऐसी कौन सा मान रखें ताकि उस बहुपद का रिजल्ट, उस बहुपद का जो आंसर आए वो क्या है, 0 आए, या उसका रिजल्ट हमें क्या मिले, 0 मिले। यानी उसको सरल करने पर उसको वैल्यू हमें क्या मिले, 0 मिले। तो वह वैल्यू क्या कहलाएगी, उस बहुपद का शून्यंक। जैसे यहाँ पर x+1 एक बहुपद है, तो इसके अंदर x का ऐसी कौन सी वैल्यू रखो या x का ऐसा कौन सा मान लो जिससे इसका आंसर पूरा का पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं ले रहा हूँ x = -1, ठीक है ना। तो अगर मैं x की जगह -1 लेता हूँ तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो x-1 क्या है, x-1 जो दिया गया बहुपद है कौन सा, p(x) = x+1 का एक क्या है, शून्यंक है। शून्यंक का मतलब x की ये वैल्यू रखने पर इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। एक ध्यान रखना, जो भी बहुपद होगा उसके ऊपर जितनी घात होगी उतने ही उसके क्या निकलेंगे, शून्यंक निकलेंगे। यदि यहाँ पर जो आपको बहुपद x में दे रखा है तो ये चर राशि x है,
इसके ऊपर घात कितनी है, 1 घात है, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 1 आएंगे। शून्य का मतलब x का एक ही ऐसा मान होगा जो रखने पर इसका आंसर क्या मिलेगा, 0, यानी x बराबर -1 रखने पर इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। इसके अलावा इसका और कोई मान नहीं मिलेगा। अब सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, p ऑफ y इज इक्वल टू 7y + 3। ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, और इस बहुपद के अंदर जो चर राशि वो y है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो अधिकतम घात 1 है तो इसके शून्य कितने आएंगे, 1 ही आएंगे, यानी y की एक ऐसे मान या y का ऐसा मान होगा वो केवल और केवल एक ही मान होगा जो y की जगह रखने पर इस पूरे बहुपद का आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें देखना है कि y का ऐसा कौन सा मान रखें जिसको सरल करने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ y को 0 के बराबर लेते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, p ऑफ y को हम 0 के बराबर लेने पर, तो इसको 0 के बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा 7y + 3 = 0। अब ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा -3। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में, तो -3/7, यानी कि जो y की वैल्यू क्या आई, -3/7, ये इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यंक है। अब आपको देखना कि ये है या नहीं है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर रखो एक बार, जैसे ले रहा हूँ y की वैल्यू क्या है, -3/7, यानी ये हो जाएगा 7 -3/7 + 3, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा, -3 + 3, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब आपको कोई भी अगर एक ही घात का कोई बहुपद दे रखा हो तो उसका शून्य निकालना, तो उसको 0 के बराबर ले लो, फिर उसको सरल करो और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो y की वैल्यू है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य। ये तो आपने एक घात का देखा। अब हम देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 16। ये कैसा बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। इसके अंदर जो चर राशि x है उसके अधिकतम घात कितनी, यहाँ पर 2 है, तो इसके अंदर शून्य कितने आएंगे, 2 निकलेंगे। मैंने बताया था कि जो बहुपद के अंदर जो चर राशि होगी उसके अंदर जितनी घात होगी उतनी ही उसके शून्य निकलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 घात थी, यहाँ पर चर राशि की 1 घात, इधर भी 1 घात, तो इसके शून्य कितना है, 1 है। शून्य का मतलब इसके x है यहाँ पर चर राशि, तो इसके एक ही मान ऐसा होगा जो रखने पर इसको आंसर क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर y की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो अपन ने सॉल्व करके निकाला -3/7, वो रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा y का कोई भी मान रखो ये 0 नहीं मिलेगा, कोई ना कोई इसकी आंसर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके अंदर जो चर राशि x है, तो यहाँ पर 2 घात है तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देखते हैं, जैसे एक मैं ले रहा हूँ x बराबर 4 और दूसरा कौन सा होगा, -4। आप एक बार x की वैल्यू 4 रखो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -16 यानी 0। एक बार अपन -4 रख के देखते हैं इसके अंदर, तो -4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर यानी कि -16। और कोई भी नंबर ब्रैकेट के अंदर माइनस में दे रखा है और ऊपर आपको सम संख्या दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जो भी ब्रैकेट के ऊपर है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर दे रखा है और उसके ऊपर जितनी पावर है उसको उतनी ही बार आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर उसके ऊपर पावर 2 है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो +16 में से -16 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इस बहुपद p ऑफ x x² - 16 के शून्य कितना है, 2 आए, ठीक है ना। एक आएगा आपको 4, दूसरा कौन सा है, -4, यानी एक बार 4 0, और इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 ही शून्य मिलेंगे। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे इसका मान 0 नहीं मिलेगा। ये तो हमने एक घात और इसके बेस पे पूछेंगे। आपके जो 10th के सिलेबस के अंदर स्पेशल द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की एक मेथड है। इसके अगले वीडियो में हम आपके जो क्लास 10th है उसके अंदर जो चैप्टर 3.1 है उसके अंदर द्विघात बहुपद के शून्य किस तरह से ज्ञात करते हैं और उसके अंदर किस प्रकार से जो रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है ना, बहुपदों के शून्य और बहुपदों का गुणा, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।